नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले सबसे तेज दिन भर आज तक पर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की बढ़ती रफ्तार की। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। यूपी और बिहार में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू होगा। इस बीच दिल्ली में भी वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, यानी शनिवार और रविवार को दिल्ली में लॉकडाउन लगेगा। दिल्ली वालों के लिए वीकेंड लॉकडाउन का मतलब क्या है, कैसे अब दिल्ली में रहने वालों को 2 दिन घरों में ही रहना होगा, सिर्फ आपातकाल सेवाएं ही चालू रहेंगी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो समझिए नई गाइडलाइन के हिसाब से क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। आज 4 जनवरी है, लेकिन आप दिल्ली में रहते हैं तो 3 दिन बाद यानी 8 जनवरी और 9 जनवरी को राजधानी में रहने वालों को घरों के अंदर ही रहना होगा। ओमिक्रॉन के संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। इसका सीधा मतलब ये कि ओमिक्रॉन ने दिल्ली वालों की जिंदगी को 2 दिन के लिए घरों के अंदर लॉक कर दिया है। जो लोग दिल्ली में रहते हैं उन सभी लोगों को वीकेंड कर्फ्यू का पालन करना होगा। शनिवार और रविवार को दिल्ली वालों को आपातकाल की स्थिति में ही घर के बाहर जाने की इजाजत होगी। दिल्ली वालों पर दूसरी लहर के समाप्त होने के बाद अभी तक ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। अब 48 घंटों के लिए दिल्ली वाले अपनी मर्जी से घर से बाहर नहीं जा सकेंगे। घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मास्क को एक हथियार बनाएं, साथ साथ बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें, और जब निकलें तो अगर मेट्रो या ट्रेन से बस से जा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान रखें कि मास्क लगा के चलेंगे। लेकिन सैटरडे संडे पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। ये फैसला क्यों किया गया और वीकेंड कर्फ्यू में क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा, ये आपको बताएंगे। उससे पहले दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जरूरी जानकारी देते हैं। दिल्ली में बीते 24 घंटों में करीब 5481 नए मामले हैं। अगर 3 जनवरी के आंकड़ों को देखें तो 4099 नए केस आए थे। वहीं 1 जनवरी को 4100 नए केस सामने आए, यानी लगातार केस बढ़ रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इस वक्त दिल्ली में करीब 11000 एक्टिव केस हैं। 350 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। हॉस्पिटल में भर्ती 350 मरीजों में 124 संक्रमितों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, जबकि 7 वेंटिलेटर पर हैं। अगर ऑक्सीजन पे देखें तो 124 लोग हैं कुल मिला के, और वेंटिलेटर पे देखें तो 7 लोग हैं। तो एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ओमिक्रॉन का अभी तक का जो बिहेवियर है, अभी तक का जो जिन लोगों को ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बहुत माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं और जल्दी ठीक हो जा रहे हैं। ये दिल्ली में ओमिक्रॉन की लेटेस्ट हेल्थ रिपोर्ट है। अब आपको बताते हैं कि इस वीकेंड से दिल्ली में क्या बदलने वाला है। दिल्ली वालों के लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। एक लाइन में समझें तो नाइट कर्फ्यू के बाद अब दिल्ली में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लौट आया है। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में इमरजेंसी सेवाओं के अलावा किसी को घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस और रेलवे स्टेशन जाने वालों को वीकेंड कर्फ्यू के दौरान छूट रहेगी। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, मार्केट और निजी दफ्तर बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना नहीं खा सकते, सिर्फ होम डिलीवरी हो सकती है। एसेंशियल सर्विसेज पहले से पिछले 2 साल से लगभग चल रहा है, तो खाने से लेके और मेडिकल से लेके और पुलिस और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं एसेंशियल सर्विस में, इमरजेंसी सर्विसेज में, फूड आइटम, सब्जी और ये सब को नहीं रोका जाएगा। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के साथ साथ 2 और बड़े फैसले किए गए हैं। अब दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तरों में जरूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी कर्मचारी ऑनलाइन या वर्क फ्रॉम होम करेंगे। वहीं प्राइवेट दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बसें और मेट्रो पूरी क्षमता के साथ चलेंगी, लेकिन बिना मास्क के मुसाफिरों को एंट्री नहीं मिलेगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़े संक्रमण को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजधानी दिल्ली में कोविड के चपेट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी तक आ चुके हैं। आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए संक्रमित होने की जानकारी साझा की। मैं कोविड पॉजिटिव पाया गया हूँ, हल्के लक्षण हैं। मैंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। पिछले कुछ दिनों में जो लोग मेरे संपर्क में आए हैं, कृपया खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जांच कराएं।
अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4000 से ज़्यादा केसेज आए हैं, 10,000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण फैल रहा है उस वजह से डीडीएमए ने भी एक आपात बैठक बुलाई है। लेकिन बड़ी खबर यही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। खतरा बड़ा है, संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। ऐसे में छोटी सी लापरवाही महा खतरे को दावत देने जैसा होगा। जिस तरह से देश की राजधानी में लगातार संक्रमण दर में इजाफा हो रहा है, देखना यह भी होगा कि क्या अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ रही है या नहीं। फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में 500 से ज्यादा मरीज कोरोना के भर्ती हैं और ऐसी स्थिति में आने वाले दिनों में इस बात का आकलन किया जाएगा कि क्या अस्पताल में गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ रही है या नहीं, और उसके बाद ही यह फैसला लिया जाएगा कि क्या दिल्ली में और पाबंदियों की जरूरत है या नहीं। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार लगातार राज्यों को अलर्ट कर रही है। आज स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। इससे पहले हमारे संवाददाता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया से फिरोजपुर में बात की, जो पीएम के आज होने वाले दौरे से पहले पहुंचे थे। 100 बेड की यहाँ अस्पताल बनेगी और सारी व्यवस्था यहाँ होगी। यहाँ से पीजीआई सेंटर चंडीगढ़ 200 किलोमीटर दूर होता है और टर्शरी केयर के लिए यहाँ से मरीज को वहाँ तक जाने की बाद में नौबत नहीं आएगी। लोकल ही मरीज को ट्रीटमेंट मिल पाएगी। इसलिए फिरोजपुर और उसके इर्द गिर्द आए हुए सभी क्षेत्र के लोगों को भी बहुत फायदा होगा। प्रधानमंत्री के रैली के लिए किस तरह का रिस्पांस देख रहे हैं? फार्मर्स विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन ये अब की सबसे बड़ी रैली है। आप लोगों की क्या तैयारी है इसकी? मैं आज सुबह से पंजाब में हो, फिरोजपुर में हो। फिरोजपुर की जनता की ओर से प्रधानमंत्री जी की रैली में आने की जो तैयारी मैंने देखी, प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जाने का उत्साह देखा, उसको देखते हुए मैं इतना बोल सकता हूँ कि जनता स्वयं प्रधानमंत्री जी की इस रैली में आएंगे। सर, एक बड़ा डिबेट ये है कि आज अरविंद केजरीवाल पॉजिटिव हो गए हैं, उससे पहले कई नेता हैं, बाबुल सुप्रियो हैं, बाकी लोग हैं, और एक मांग हो रही है कि नाइट कर्फ्यूज लग रहे हैं, बाकी कर्ब्स लग रहे हैं, दिल्ली में भी कर्ब लग रहे हैं। तो जो इलेक्शन बाउंड स्टेट्स हैं उनमें किसी तरह का प्रतिबंध या पब्लिक रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज पे ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये एक मास वायलेशन ऑफ कोविड। ये स्टेट का विषय है और भारत सरकार की ओर से समय समय पर एडवाइजरी दी जाती है। उसके आधार पर अपनी स्टेट की स्थिति को देखते हुए सब स्टेट डिसीजन करते हैं। पर सर, एक टाइम पे केंद्र भी तो इस तरह की एडवाइजरी देते हैं। नहीं, भारत सरकार ने समय समय पर एडवाइजरी दी ही है। सर, एक और जो विवाद आया है वो कोवैक्सीन को लेकर है, जहाँ पे डेट्स बढ़ाए गए। आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया कि जो एक्सपायरी डेट है वो बढ़ा रहे हैं, पर उसकी एक वजह है। पर लोगों में जिस तरह का एक एंजाइटी है उसको लेकर कैसे एड्रेस करेंगे आप कोवैक्सीन? देश को कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ें, सारी वैक्सीनेशन ड्राइव, वैक्सीन की एक्सपायरी डेट, ये सब साइंटिफिक होता है। जिसको चाहे वो बढ़ा दे, जिसको चाहे वो कम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है, वो साइंटिफिक होता है। सर, थर्ड वेव के लिए पूरी तैयारी है मोदी सरकार की? आपने देखा होगा कंटिन्यूस भारत सरकार की ओर से सभी स्टेट के साथ मीटिंग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ने की तैयारी हमने करके रखी है। तैयारी पूरी है। लो वैक्सीनेशन ड्राइव है जैसे कि पंजाब में है, लेकिन उससे पहले मनसुख मांडविया जो कि यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सीधे हमसे बात की है। कैमरा पर्सन दलवीर सिंह के साथ कमलजीत संधू, फिरोजपुर आज तक। अब बात मुंबई की करते हैं। मुंबई में कोरोना के नए मामलों ने 10,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर का कहना है कि अगर आने वाले दिनों में नए केस के आंकड़े 20,000 के पार पहुंचे तो एक बार फिर माया नगरी में लॉकडाउन लग सकता है। दिल्ली की तरह मुंबई में कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है और इसी बीच कोरोना का हॉटस्पॉट माना जा रहा है कार्डेलिया क्रूज शिप को, जो गोवा से मुंबई पहुंच चुका है। कार्डेलिया क्रूज शिप, नाम तो सुना ही होगा। जी हां, ये वही क्रूज है जिस पर समीर वानखेड़े की टीम ने बीते अक्टूबर में रेड किया था और दावा किया था
कि यहाँ ड्रग्स पार्टी चल रही है। इसी जहाज से शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को भी पकड़ा गया था। एक बार फिर ये कॉर्डेलिया क्रूज शिप खबरों में है, क्योंकि ये कोरोना का हॉटस्पॉट बन गया है। जहाज के अंदर ये अफरा तफरी उस समय मची जब यात्रियों को पता चला कि शिप पर 66 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। उनकी मांग थी कि उन्हें गोवा में उतरने दिया जाए ताकि वो संक्रमित ना हो, मगर तमाम हंगामे के बावजूद इन्हें गोवा में उतरने नहीं दिया गया। पॉजिटिव लोगों के साथ ही नेगेटिव यात्रियों को वापस क्रूज में गोवा से मुंबई रवाना कर दिया गया। जब ये कॉर्डेलिया क्रूज शिप मुंबई इंटरनेशनल टर्मिनल पर आएगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव पेशेंट के साथ क्या किया जाएगा? दरअसल बीएमसी ने पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए 4 ऑप्शन रखे हैं। या तो वो अपना जो क्वारंटाइन पीरियड है वो शिप के अंदर ही निकाले, अगर असिम्प्टोमेटिक है तो उनको होटल की व्यवस्था की जाएगी, वो होटल में भी शिफ्ट हो सकते हैं। अगर सिम्टम्स है तो वो बाइकल्ला स्थित जो कोविड-19 का जंबो फैसिलिटी है वहां पर भी जा सकते हैं, और जो पेशेंट्स को ज्यादा सीरियस सिम्टम्स है उनको वो अस्पताल में ट्रांसफर करेगी। लेकिन जो नेगेटिव पेशेंट्स है उसके लिए बीएमसी ने कहा है कि जितने नेगेटिव पेशेंट्स हैं उनको दोबारा आरटीपीसीआर टेस्ट किया जाएगा, और जब तक उनके रिपोर्ट्स नहीं आते उनको शिप में ही रहना पड़ेगा। सुनिए, रविवार को जब ये गोवा पहुंचा था तब कैसे ये खबर मिली थी कि चालक दल का एक सदस्य कोरोना पॉजिटिव है। अराउंड 10 o'clock उसका अराइवल था। अराउंड 9 o'clock हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया शिप के डॉक्टर से कि एक क्रू पॉजिटिव एंटीजन टेस्ट में मिला है। खबर मिलते ही गोवा में शिप को डॉक पर भी नहीं जाने दिया गया। पानी के बीच ही जहाज खड़ा रहा। पीपीई किट पहने मेडिकल टीम के सदस्य जहाज पर पहुंचे और क्रू के साथ ही यात्री समेत सभी 2017 लोगों का आरटीपीसीआर टेस्ट किया। कल शाम रिपोर्ट आई तो 6 चालक दल और 60 यात्री पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद जहाज को वापस मुंबई रवाना कर दिया गया। कॉर्डेलिया मैनेजमेंट का दावा है कि कुछ यात्रियों ने वहां अस्पताल में भर्ती होने से इनकार कर दिया, जबकि शिप एजेंट का दावा है कि कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया था लेकिन उन्हें वापस शिप पर सवार कर मुंबई भेज दिया गया। जब इन लोगों को पता चला कि शिप मूव नहीं हो रही है तो ये लोग जब इंक्वायर किए तो पता चला कि कुछ गड़बड़ है शिप में। तो 2-3 घंटे बाद पता चलता है कि एक क्रू मेंबर पॉजिटिव पाया गया है, तो पूरी खलबली मच गई शिप में। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद एक टीम आती है पीपी किट में, जैसे आपने बताया, और 2016 लोगों का उन्होंने टेस्ट किया। टेस्ट करने में 2-4 घंटे लग गए, रिजल्ट आने में 5-6 घंटे लगे। मतलब परसों जो शाम में निकलने वाली थी, कल शाम में आरटीपीसीआर का टेस्ट रिपोर्ट आया जिससे पता चला कि 66 लोग पॉजिटिव है। जब महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार है, मुंबई कोरोना हॉटस्पॉट बन चुकी है, तो फिर 2000 लोगों को एक शिप पर नए साल की मौज मस्ती मनाने की इजाजत क्यों दी गई? कहा जा रहा है कि गोवा पहुंचने पर अधिकारियों ने यात्रियों की आरटीपीसीआर रिपोर्ट मांगी, मगर ये रिपोर्ट उन्हें मुहैया नहीं कराई गई। तो क्या बिना आरटीपीसीआर टेस्ट के ही लोगों को शिप पर जाने दिया गया और वो कोरोना हॉटस्पॉट बन गया? सौरभ अक्तानिया के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। अब बात उन हॉटस्पॉट्स की करते हैं जो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। दरअसल शहर शहर ओमिक्रॉन का कहर शुरू हो गया है। पटियाला के मेडिकल कॉलेज में कोरोना विस्फोट हुआ है। 100 से ज्यादा स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इससे पहले पटियाला के ही थापर यूनिवर्सिटी में भी 100 से ज्यादा छात्र पॉजिटिव निकले थे। वहीं आईआईटी खड़गपुर में भी कोरोना का क्लस्टर मिला है। यहां 18 दिसंबर को दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ था, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए थे। इस दीक्षांत समारोह के लिए करीब 1.5 साल बाद छात्रों को कैंपस में बुलाया गया था। 27 दिसंबर तक कैंपस में 2000 छात्र आ चुके थे। कैंपस खुलने के 4 दिन के अंदर 31 छात्र पॉजिटिव निकले। नए आंकड़ों के मुताबिक छात्र और रिसर्चर को मिलाकर अब तक 60 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। नए साल का जश्न मनाने ऋषिकेश आए 28 सैलानी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये सैलानी देश के अलग अलग राज्यों से आए थे। अब स्वास्थ्य विभाग पर्यटकों की ट्रैवल हिस्ट्री ढूंढने में जुट गई है। बिहार में कोरोना का कहर डॉक्टरों पर टूटा है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के
एक साथ 96 सीनियर और जूनियर डॉक्टर कोरोना से संक्रमित पाए गए। चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में आए 6 फरियादी भी संक्रमित पाए गए, तो दूसरी तरफ जेडीयू के दफ्तर में कोरोना से संक्रमित 5 लोग मिले हैं। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना ने तेजी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में करीब 70 चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इनमें डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स और नर्स शामिल हैं। एनआरएस अस्पताल कोलकाता के बड़े सरकारी अस्पतालों में से एक है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कोलकाता में बीते एक हफ्ते में कोरोना के मामले में 1400% की वृद्धि हुई है। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के चुनावी समर में सपनों की लड़ाई है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो कह रहे हैं कि उनके सपने में श्री कृष्ण आ रहे हैं और बार बार बता रहे हैं कि यूपी में इस बार अखिलेश आ रहे हैं। अखिलेश ने अपना सपना बताया मगर बीजेपी को वो नहीं भाया। अलबत्ता उन्होंने अखिलेश के सपने को मुंगेरी लाल का सपना कह दिया। मगर इस सपने वाली लड़ाई के केंद्र में मथुरा है, क्योंकि बीतते दिन के साथ मथुरा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। मथुरा पर सियासी लड़ाई के बादल छाने लगे हैं और आलम यह है कि नेताओं के सपनों में भी शाम आने लगे हैं। कोई शाम की प्रेरणा से योगी आदित्यनाथ को मथुरा बुला रहा है तो कोई शाम के सपने को जीत का आशीर्वाद बता रहा है। रात हमारे सपने में आए थे भगवान कृष्ण जी, कह रहे थे आपकी सरकार बनने वाली है, और एक बार नहीं आए, हर दिन आते हैं। हर दिन, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन भगवान हमारे सपनों में ना आकर के कहते हो कि आपकी सरकार बनने जा रही है। इनके तो पत्र पे लिखा है, हमें हर दिन सपनों में आते हैं। तो फिर किसके सपने में सच्चाई है? इस बात पर वार पलटवार जारी है, लेकिन ये तय है कि कृष्ण की नगरी के नाम पर यूपी में सियासी लीला की तैयारी है। अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। यही वजह है कि श्री कृष्ण का नाम लेकर अखिलेश ने विजय का विश्वास जताया है, तो योगी आदित्यनाथ ने लोगों को जवाहर बाग याद दिलाया है। समाजवादी पार्टी को कंस का उपासक बताया है। वहाँ पर कृष्ण से मतलब नहीं, उनको भगवान कृष्ण से मतलब नहीं था। वे तो कंस के उपासक थे और कंस को ही पैदा भी करते थे, और तब वही कंस जब पैदा होते थे तो जवाहर बाग की घटना भी घटित होती थी, जिसमें एसपी सिटी मुकुल द्विवेदी भी शहीद हुए थे। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, 2012 से 17 के बीच पहला दंगा कहीं हुआ था, उसी मथुरा की धरती में कोसी कला से प्रारंभ हुआ था। जवाहर बाग की घटना उसी मथुरा जिले में हुई थी। अब ये भी जान लीजिए कि कान्हा की नगरी मथुरा क्यों सियासी कुरुक्षेत्र बनी हुई है। गोपाल के धाम पर नई सियासत क्यों ठनी हुई है। योगी आदित्यनाथ की चुनावी सीट इस पूरी चर्चा का सार है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ इस बार चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। योगी के बयान के बाद चर्चाएं जोर हैं और मथुरा के नाम का ही शोर है। इस बीच राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह ने जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी। श्री कृष्ण की प्रेरणा से योगी आदित्यनाथ को मथुरा से प्रत्याशी बनाने की उन्होंने मांग की। अखिलेश ने इस चिट्ठी के बाद श्री कृष्ण के सपने का राज खोला, तो योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण के बहाने ही अखिलेश पर हमला बोला। मैं जानता हूं, जब यहाँ पर हम इस पावर प्रोजेक्ट का स्वयं उपस्थित होकर के लोकार्पण कर रहे हैं, कुछ लोगों को लखनऊ में सपने आ रहे होंगे और उनके सपने में भगवान कृष्ण आ रहे होंगे और कह रहे होंगे कि अरे अपनी नाकामयाबियों पर अब तो रो जाओ, जो कार्य तुम नहीं कर पाए वह बीजेपी की सरकार ने कर दिया है। आगे फैसला कुछ भी हो, लेकिन कृष्ण के नाम पर जनता को जोड़ने की कवायद पर सियासत गर्म है। बीजेपी नेताओं के बयानों के बाद अब मथुरा पर विपक्ष की भी नजर है, पर बीजेपी बार बार जीत का भरोसा जता रही है और अखिलेश के सपने को मुंगेरी लाल के सपने बता रही है। इनका वाकई कह रहे हैं कि इस बार समाजवादी लाल का सपना आ रहा था, भगवान श्री कृष्ण का सपना आने लगा। तो सपने तो देखना चाहिए और सपने अगर आ रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मेरा यह मानना है कि श्री अखिलेश यादव जी को 2022 के लिए प्रयास बंद कर देना चाहिए। तैयारी 2027 की करना चाहिए। 2022 का फैसला जनता ने कर दिया है,
केवल वोट पड़ना बाकी है, गिनना बाकी है। चुनाव की तिथि घोषित होगी, वोट पड़ेंगे, वोटों गिनती होगी, सपा का सुपड़ा साफ होगा। बाहुबलियों की सुरक्षा का इरादा, फ्री बिजली का वादा करने वाले सपने के सौदागरों को सपने में ही सरकार याद आएगी, इसके अलावा तो कुछ याद आएगी नहीं। इस बार पलटवार के बीच मथुरा के नाम पर बीजेपी अपना हिंदुत्ववादी एजेंडा आगे बढ़ा रही है। किसान आंदोलन के बाद पश्चिमी यूपी में कमजोर पड़ी पकड़ को मजबूत बना रही है, क्योंकि पिछले चुनाव में बीजेपी ने पश्चिमी यूपी की 110 सीटों में से 88 सीटों पर जीत हासिल की थी और पश्चिमी यूपी के दम पर उत्तर प्रदेश में 15 साल से चले आ रहे सत्ता के वनवास को खत्म किया था। अब इस लड़ाई के केंद्र में मथुरा है, जिसके नाम पर नई सियासी जंग जारी है। कान्हा की नगरी से चुनावी जीत की तैयारी है। देवबंद से कुमार कुणाल के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।